हेलो बच्चों। तो एक टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा है ना, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक छोटा टॉपिक हम लोगों का है जीन इंटरैक्शन। लेकिन कैसे जीन के बीच में इंटरैक्शन, ये समझना हमको। नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। तो ये जो नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन है, फिर बेसिकली बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग एनसीईआरटी के बहुत आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है या जो उसमें जो कंटेंट है, उससे हम लोग बहुत आगे के लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो तुम लोग को पहले ये कॉन्सेप्शन समझना है, जीन इंटरैक्शन में नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग दो डायग्राम बनाए हैं। ये जो डायग्राम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। देखो, दोनों क्रोमोसोम में अगर तुम लोग को पिक्चर अच्छे से दिख रहा हो तो तुमको क्या दिखाई देगा, जिस कलर का जीन यहां बना है उसी कलर का यहां बना है। सेकेंड जीन जो है, ये जिस कलर का यहां है यहां भी वही कलर का है। ये येलो कलर का है तो यहां भी है। हर दो कलर जो है वो सिमिलर दिखा रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे ऐसे दो क्रोमोसोम को होमोलोगस कहते हैं जिनमें से एक आता तो है मदर से और एक आता है फादर से, लेकिन दोनों के सिमिलर साइट पे, सिमिलर लोकेशन पे सिमिलर जीन्स लोकेटेड होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर के जीन्स लोकेटेड होते हैं। जैसे सपोज करो ये वाला अगर है हाइट का, तो यहाँ भी है ये हाइट का ही जीन। अब हाइट में जीन टॉल भी हो सकता है और हाइट का दूसरा ड्वार्फ भी हो सकता है। तो दोनों ही ट्रेट, टॉल होना या ड्वार्फ होना, ये हाइट के कैरेक्टर का दो अलग अलग फॉर्म हो गया। ये दोनों क्या हो गया, दो अलग अलग फॉर्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कंसर्न है, ये पेयर में जीन्स हो गया और ये दोनों क्रोमोसोम। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे फ्लावर के कलर का जीन है, FC फ्लावर के कलर का जीन है, तो ये भी फ्लावर के कलर का ही जीन है। अब हो सकता है फ्लावर का कलर रेड हो सकता है फ्लावर का कलर वाइट हो, लेकिन सिमिलर लोकेशन पे सिमिलर कैरेक्टर का जीन का मिलना ही इस पेयर को एलील कहते हैं। एलील के दोनों जीन बिल्कुल सिमिलर, जैसे यहाँ पे हाइट के लिए ये टॉल और ये भी टॉल हो सकता है, ये टॉल ये ड्वार्फ हो सकता है, ये ड्वार्फ और ये ड्वार्फ दोनों ही ड्वार्फ हो सकता है। मतलब हो गया सिमिलर लोकेशंस पे सिमिलर कैरेक्टर के जीन का मिलना होमोलोगस क्रोमोसोम की निशानी है। जैसे ही दो होमोलोगस क्रोमोसोम को देखेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स में पाए जाते हैं। इस पेयर्स की खूबी क्या होती है, हमको ये देखना है। यहाँ भी ये दोनों क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, इस कलर को सेम कर दिए हैं, इस कलर को सेम कर दिए हैं, ये दोनों कलर भी सेम हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा दिखा रहे हैं, थोड़ा साइज में। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों हैं और ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे और होमोलोगस और नॉन होमोलोगस को समझाने का प्रयास करेंगे। इसका नंबरिंग कर दिए 1, इसको कर दिए 2, इसको कर दिए 3 और इसको करते हैं 4। हम कहेंगे 1 and 2 आर होमोलोगस क्रोमोसोम एंड होमोलोगस पेयर। तुम बोलोगे यस सर, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या होगा, यस सर बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन हम कहेंगे 1 and 3 आर होमोलोगस क्रोमोसोम, तुम बोलोगे नो सर 1 and 3 आर नॉट होमोलोगस, एज बिकॉज द साइज ऑफ द क्रोमोसोम आर डिफरेंट एंड देयर जीन्स आर ऑल्सो डिफरेंट। But 3 and 4 are homologous chromosome. If I say that 3 and 4 are homologous chromosome, once again your answer will be yes sir, it is homologous chromosome. क्या क्या देखे, 1 and 2 homologous chromosome हैं, 3 and 4 homologous chromosome हैं, 1 and 3 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ध्यान से समझना है। लेकिन अगर 1 और 3 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 and 3 ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं।
एकदम क्लियर हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्शन। अब हम लोग कहते हैं अब एलील कौन है। ये दोनों एलील हैं, कौन कौन, यहां पे हाइट का जीन और यहां भी हाइट का जीन, दोनों एलील है। अब हाइट में जीन का कैरेक्टर टॉल भी हो सकता था या ड्वार्फ भी हो सकता था, लेकिन यहां पे हाइट का, यहां पे फ्लावर के कलर का या यहां पे फ्लावर के कलर का जीन है। ये दोनों जीन एलील नहीं हैं, ये दोनों जीन एलील नहीं हैं। इस येलो वाले को ले लिए, ये मान लो फ्लावर का कलर था, ये हाइट का था, ये सीड का शेप है, ये सीड का शेप है, एस एस सीड का शेप है। तो हम बोलेंगे हाइट का जीन और सीड के शेप का जीन दोनों आपस में नॉन एलिलिक है। ये और ये एलील नहीं है, ये और ये भी एलील नहीं है, ये और ये भी एलील नहीं है, ये दोनों एलील हैं। तो एलील्स आर पेयर ऑफ जीन एट सेम लोकेशन ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। एलील किसको बोले, पेयर ऑफ जीन, कहां पे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर ऑफ जीन को हम लोग एलील कहते हैं, जो सिमिलर लोकेशन पे होते हैं। देखो लोकेशन भी दिखा रहे हैं, सिमिलर लोकेशंस पे मिलने वाले कैरेक्टर के फॉर्म को दो हम लोग एलील कहते हैं। चूंकि एलील इसलिए समझा रहे हैं ना कि मेरा टॉपिक तो हमको समझ में आ जाए ना, हम टॉपिक पढ़ने बैठे और टॉपिक का हमारा जो हेडिंग्स है वही नहीं समझ रहे हैं और हम पूरा टॉपिक पढ़ गए। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। टॉपिक के हेडिंग को जब भी कोई कंसेप्ट मिलता है, कोई चीज़ें मिलती है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट होता है, वो दिखता है हमको, तो हम पहले टॉपिक को समझ रहे हैं। अब आ जाओ, जीन इंटरैक्शन में हमने हेडिंग लिखा है नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। नॉन एलिलिक शब्द से तुम वाकिफ हो चुके हो, किसको कह रहे हैं नॉन एलिलिक। ये दोनों अगर पूछेंगे तो योर आंसर इज सर बोथ आर एलिलिक। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे सीड का शेप यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन शेप सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ये भी सीड का शेप है, ये राउंडेड हो सकता है और दूसरा रिंकल हो सकता है, या दोनों ही राउंडेड हो सकता है या दोनों ही रिंकल हो सकता है। तो ये दोनों एलील कहलाएंगे। एलील का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम पूछेंगे हाइट का जीन और सीड के शेप का जीन क्या दोनों एलील हैं, तो बोलेंगे नहीं, दे आर नॉट एलील। यही ना बोलेंगे, ये दोनों एलील नहीं हैं। हम नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब जो एलील नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना, जो एलील नहीं है। कौन से जीन एलील नहीं है, ये और ये एलील नहीं है, ये और ये भी, इनमें से कोई भी एलील नहीं है, इसके साथ कोई भी एलील नहीं है। तो इसका मतलब हो गया नॉन एलिलिक इंटरैक्शन में पहला, इट मे प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम बट ऑन टू डिफरेंट, सेम क्रोमोसोम में भी नॉन एलील मिल सकता है, बिटवीन टू डिफरेंट लोकेशन, दो अलग अलग लोकेशन पे मिलने वाले दो अलग अलग जीन सेम क्रोमोसोम पे भी नॉन एलिलिक हो सकते हैं। और दूसरा, बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या जीन जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एलिलिक, बट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एट सेम लोकेशन दे आर एलिलिक जीन। तो इंटरैक्शन किसका देख रहे हैं, ये जीन इस जीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, या ये जीन इस जीन के साथ दूसरे क्रोमोसोम के जीन के साथ इंटरैक्शन कर रहा हो। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका नाम हो गया नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। तो पहले टॉपिक हम लोग समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी बात को लैंग्वेज में लिखे हैं। किसके बीच में इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन, तो जीन्स की बात कर रहे हैं, बिटवीन जीन्स, बिटवीन जीन्स। लेकिन कहां पे लोकेटेड होंगे, लोकेटेड एट डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, बहुत अच्छे से घेरो इसको, डिफरेंट लोकी, मतलब लोकी मतलब होता पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे लोकेटेड हो, ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम में भी हो सकता है। ये सब तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है, सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। नॉर्मली जब हम लोग नॉन एलिलिक की बात करते हैं ना, तो
हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग नॉन एलिलिक की बात करते हैं तो सबके दिमाग में आता है कि दो अलग अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होंगे, लेकिन यहाँ पे समझना है कि सिमिलर क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, प्लेस अलग हो जाएगा। सिमिलर क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, प्लेस अलग हो जाएगा। इसी लाइन को लिखे हैं ऑन डिफरेंट लोकी, ये अलग लोकस हो गया, ये पॉइंट अलग है, ये भी अलग लोकस हो गया, ये दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट हैं, टू डिफरेंट लोकी। और देखो फिर क्या है, तो ऑन द सेम क्रोमोसोम और ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, लेकिन दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस होने चाहिए। तो इसका तुमको डेफिनेशन, हम डेफिनेशन की बात नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि इसका कॉन्सेप्शन ये पहले लाइन में हमने समझाया आपको। दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस होंगे। कैसे होंगे, इसको जरा कलरफुल कलर से चौक से घेरते हैं, नॉन होमोलोगस होंगे। लेकिन दोनों मिलके, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो शुरू किए बनाना जलेबी, अब लास्ट में ऐसे करके बीच में डालेंगे तब बात पूरी होगी, मतलब अभी बात पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोनों जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, चाहे दोनों जीन अलग अलग हों, ये हाइट का है और ये सीड के शेप का है, लेकिन दोनों मिला तो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल किया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नॉन एलिलिक में क्या होगा, कंट्रोलिंग ए सिंगल फेनोमेनन, है ना। तो यहां पे हम लोग सिंगल फिनोटाइप, है ना, एक ही फिनोटाइप, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक ही कैरेक्टर को ये डिनोट करेगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट में ही पूरे कॉन्सेप्शन का, क्योंकि इसी टॉपिक को हम लोग अभी लगातार पढ़ते जाएंगे। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हम लोग कुछ केसेस देखेंगे, इनमें से कुछ केसेस का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से पढ़ेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन हम लोग अभी वर्कआउट करके रखे हैं ना, ये हम लोग अभी पूरा वर्कआउट करेंगे तुम्हारे साथ, हम और तुम मिलके बनाएंगे, और फिर इसका रिजल्ट भी देखेंगे, क्या फेनोटाइपिक रेशियो होता है, क्या जीनोटाइपिक रेशियो होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। तो पहले तो ये जान गए व्हाट इज नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अब एक खास बात बताते हैं, जब नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का पता चला तो हमको एक बात का और पता चला कि इनमें जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में, चूंकि यहाँ पे दो जीन की बात कर रहे हैं, मेंडल में भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो हम लोग कैरेक्टर को लेके चलते थे एक साथ। एक टॉल प्लांट था, उसके साथ रेड फ्लावर था, दूसरा ड्वार्फ प्लांट था, उसके साथ व्हाइट फ्लावर था। तो एक बार में जब दो दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां भी जब नॉन एलिलिक बात कर रहे हैं, दो अलग अलग जीन की बात कर रहे हैं विथ टू डिफरेंट कैरेक्टर, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह होता है। लेकिन जब हम लोग इसके फिनोटाइपिक रेशियो को देखना शुरू किए तो सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल के 9:3:3:1 के रेशियो से डिफर कर गया। सारा का सारा जितना भी केस देखेंगे, इन ऑल केस इट डिफर्स फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 9:3:3:1 के रेशियो से डिफर कर गया। अब हम लोग कितने से डिफर कर रहा है भाई, ये भी जानना है हम लोगों को, कितना डिफर कर रहा है। तो ये जानने के लिए हम लोग एक एक करके वर्कआउट करेंगे और समझ जाएंगे। तो वर्कआउट हम लोग करना शुरू करेंगे, कितने से ये डिफर कर रहा है। पहला केस। लेकिन इंटरैक्शन की शुरुआत करने के पहले हम लोग कर रहे हैं, ईच इंटरैक्शन इज टिपिकल। इसको टिपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिनोटाइपिक रेशियो अब जो आने वाला है ये डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ मेंडल। तो ईच इंटरैक्शन इज टिपिकल एंड फिनोटाइप इज रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ मेंडल। मेंडल के डाइहाइब्रिड रेशियो हम लोगों को याद होगा, ये रेशियो हमारा था, डाइहाइब्रिड रेशियो हमारा था, फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1। ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था। इससे सारे रेशियो डिफर करेंगे। कोई भी रेशियो, जितना भी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होगा, वो मेंडल के इस डाइहाइब्रिड रेशियो के प्रिंसिपल को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करने जा रहा है। तो ये हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में। अब आते हैं कितने तरह का ये होगा।
हम लोग यहाँ पे बेसिकली 8 टाइप ऑफ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के पेरेंट वर्ड को लिख रहे हैं, है ना। और इनमें से 4 हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और बाकी का नाम याद रखेंगे। जैसे पहले रेशियो का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। पहले रेशियो का नाम दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन ऑफ जीन, और ये रेशियो हम लोग लिखे 9:7। देखो इसमें 2 तरह के मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं नीट में। पहला, डायरेक्टली ये रेशियो पूछ दिया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात 2018 में हमारे पास ये किसमें, ये जो डुप्लीकेट जीन है या कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, इसमें एग्जाम्पल पूछा कि किस प्लांट में ये डिटेक्ट हुआ। तो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, नेम ऑफ द प्लांट, वेयर दिस इंटरैक्शन वाज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर डिटेल, और दूसरी फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस डेविएशन। ये सबके सब डेविएशन है ना, सबके सब डेविएशन है। कोई भी द मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो कौन कौन से रेशियो, पहले रेशियो का नाम याद करते हैं हम लोग, हम और तुम सबको दोनों मिलके ना, रटेंगे नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और कहते हैं कॉम्प्लान पी लो। कॉम्प्लान पीते हो ना दूध के साथ, मम्मी बोलती होंगे बेटा कॉम्प्लान पी लो। कॉम्प्लान वर्ड आया कॉम्प्लीमेंट्री से, जो तुम्हारे बॉडी में मिनरल्स की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, कॉम्प्लान पीने के बाद वो दूर हो जाएगी। मतलब जब तक बॉडी में ये कॉम्प्लान नहीं गया और तुम्हारे बॉडी का फूड दोनों मिलता, तब जाके तुम्हारे लिए फुल फूड बन जाता। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, एक दूसरे में अगर कमी है तो दूसरा उसको पूरा कर दिया, और दोनों मिलके ही कॉम्प्लीमेंट्री शब्द कहलाएगा। हम लोग नॉर्मली कहते हैं वाइफ एंड हस्बैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों में से एक नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। देखो मम्मी लोग खाना बना रही हैं, पापा लोग पैसा कमा के ला रहे हैं, ऐसे समझो। तो सिर्फ पापा पैसा लाते और खाना नहीं बनता तो तुम्हारा घर चलता? नहीं चलता, किसी का नहीं चलेगा। तो सिर्फ मम्मी खाना बनाई और घर में पैसा ही नहीं आए तो भी नहीं चलेगा। तो दोनों जरूरी हैं। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, 2 चक्के एक साथ नहीं चलेंगे, तब गाड़ी नहीं चलेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जान गए, 2 जीन होंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, और जब तक दोनों मिलके नहीं काम करेंगे ये वर्कआउट नहीं होगा। बहुत क्लियर हो गया ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि दोनों मिलके एक फेनोमेनन को रेगुलेट करने जा रहे हैं। इसीलिए जहां पे ऐसा रेशियो होगा इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो और इंटरैक्शन ऑफ जीन। अब दूसरी बात, इसको याद रखना है 9:7 का रेशियो। कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग कहते हैं एक में एक कमी है, दूसरे में वो चीज है, तभी ना दोनों मिलके पूरा हुआ। तो दोनों लगभग बराबर होते होंगे, थोड़ा सा किसी चीज का अंतर होता होगा। एक में कॉम्प्लेन में मान लो कि मल्टीविटामिन है लेकिन प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन हमारे खाने में है। तो ये सारी चीजें दोनों में बराबर बराबर होंगी। एक कोई चीज ऐसा होगा जो एक में ज्यादा होगा और दूसरे में वो कम होगा। तो 16 को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके एक में बढ़ा दिए और एक में घटा दिए। 8 और 8 होता 2 इक्वल हाफ, एक को 9 कर दिए तो नेचुरली हमारे पास 16 ही होगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद करो। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें हम लोग कितना ग्रुप बनाए थे, याद आ गया? 1 2 3 4 है ना, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 18 हम लोग बना दिए थे। ये डाइहाइब्रिड रेशियो का मेरा टोटल नंबर था। मतलब अभी भी यही केस मिलेगा, डाइहाइब्रिड के जो नंबर होंगे टोटल नंबर तो वही होंगे, लेकिन रेशियो मेंडल के रेशियो से डिफर करने जा रहा था। तो फर्स्ट केस हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो को याद करने का तरीका आपको सिखा दिए। द रेशियो इज 9:7। दूसरा होता है डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे शेफर्ड पर्स में, है ना। शेफर्ड पर्स प्लांट का नाम है, इसमें हम लोग देखने जाएंगे डुप्लीकेट जीन रेशियो। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो हम लोग स्वीट पी में पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ेंगे, इनका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो डुप्लीकेट याद रखो, 1 रुपए में तुमको कोई सामान मिल रहा है, उसका ओरिजिनल दाम, ओरिजिनल कंपनी का दाम अगर डुप्लीकेट है तो 1 रुपए में मिल रहा है, और ओरिजिनल की कीमत 15 रुपए हो गई,
है ना, 15 टाइम्स ज़्यादा। तो 1 याद रखना, डुप्लीकेट में सबसे पहले ही 1 रुपया लिखना है और 16 में माइनस करना, जो बचेगा यही रेशियो हो गया। 15:1 इज द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन शेफर्ड पर्स नामक कैप्सेला बर्सा उसका नाम है, इस प्लांट पे हम लोग पढ़ेंगे और इसके फ्रूट के शेप में ये कैरेक्टर देखने जा रहे हैं हम लोग। तीसरा है इनहिबिटरी। हम अभी आपको याद करा रहे हैं, इनमें से कुछ हम आपको अभी अभी याद करा देंगे, कुछ टेक्निक बताएंगे, कुछ कहानी बताएंगे और तुमको मज़ा आएगा। और ये इंटरैक्शन बैठ के रटते थे, भूल जाते थे, क्योंकि रटंत विद्या इज सटंत विद्या। हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे और नाम देखते ही इसका काम याद आ जाए, यही टेक्निक अपना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का पूरक। तो एक दूसरे का पूरक हो गया ये। दो इक्वल चीज़ों में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन एक में जो चीज़ कम होती है दूसरे में ज़्यादा होती है। 7 में 8 से 1 कम था, इसमें 8 से 1 ज़्यादा आ गया। तो 9:7 रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन। डुप्लीकेट जीन का याद कराने का तरीका बताएं, फिर हम लोग वर्कआउट करेंगे, वो अलग होगा। अभी हम आपको कुछ टेक्निक सिखा रहे हैं कैसे, जैसे ही देखिए नाम याद आ जाए। 1 रुपए में तुमको डुप्लीकेट चीज मिल गई तो ओरिजिनल की कीमत 15 रुपए होगी। मीनिंग बाय डुप्लीकेट इंटरैक्शन ऑफ जीन, क्योंकि टोटल नंबर यू हैव ओनली 16। फिनोटाइपिक रेशियो में टोटल नंबर डायहाइब्रिड क्रॉस में 16 है, नंबर तो यही आना है फाइनली, लेकिन रेशियो डिफर करना शुरू किया। तो दूसरे केस में देखिए डुप्लीकेट जीन का इंटरैक्शन का रेशियो, नाउ वी हैव 15:1 रेशियो, ये याद हो गया होगा। इनहिबिटरी शब्द का मतलब होता है रुकने वाला, रोकने वाला। इनहिबिट हो गया, हम बोले प्लांट का ग्रोथ इनहिबिट हो गया, रुक गया, ठीक है ना। तो इनहिबिशन शब्द का मतलब होता है रुकना। रुकना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो कहेंगे बुरी बात है। ग्रोथ हो रहा था, ग्रोथ रुक गया, अच्छी बात हो गई? नहीं, इट इज बैड। इनहिबिटरी शब्द बैड है, रुकने वाला है, रोकने वाला है। और रुकने रोकने वाला जो लेटर्स होता है वो 13 होता है। कैसे, जरा सोचो और निकाल के देखो। मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर जो आउट हुए हैं वो 13 नंबर पे रुक गए, आउट हो गए। 13 बनाए, बोल्ड हो गए, 13 बनाए, रन आउट हो गए। तो मैक्सिमम आउट का जो हमारे पास में हम लोग कह सकते हैं जो रन था वो 13 था। तो 13 को अच्छा नहीं माना गया क्रिकेट में। होटल में भी 13 को अच्छा नहीं माना गया। ऐसा नहीं है 13 लेटर खराब, ऐसा नहीं है मानना है। बहुतों का बर्थडे होता, बहुत अच्छे अच्छे महान लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक तरीका सिखा रहे हैं आपको याद रखने का। जैसे हम लोग इनहिबिटरी जीन की बात किए, इनहिबिट करने की बात की, बोले रुकने वाला। किसी भी अच्छे होटल में, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कहीं भी जाके देखना, अच्छे होटल में 1 स्टार 1 स्टार तो होटल नहीं होता, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाओगे, 13 नंबर का रूम नहीं मिलता है, 12 मिलता है। 100 से शुरू होता है या 200 से नंबर शुरू होता है, तो 212 मिलेगा, 212A मिलेगा, 214 मिलेगा, 213 नहीं मिलेगा। बिकॉज उन लोगों का एक कॉन्सेप्शन है होटल वालों का कि 13 नंबर इज नॉट ए गुड नंबर। उसका भी रीज़न ये था कि बहुत से सुसाइडल केस होटल्स में 13 नंबर में हुए थे। तो धीरे धीरे ये बात दिमाग में आ गई कि 13 नंबर इज नॉट ए गुड नंबर, ठीक है। तो इनहिबिटरी जीन में वही 13 तुमको याद हो गया। इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला, ये अच्छा नंबर नहीं होगा, तो ये 13 नंबर हो गया। तो 16 में एक मालूम हो गया तो दूसरा अपने आप मालूम हो गया, बिकॉज द फाइनल नंबर इज व्हाट, फाइनल नंबर इज 13। तो ये रेशियो मालूम हो गया। तो 3 याद हो चुका, कौन कौन बताओ। पहला कौन सा बताए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होगा, रिपीट करना है तुमको, 9:7 रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो, डुप्लीकेट जीन का रेशियो। फिर तुम लोग बताओ कौन सा होगा, बताए डुप्लीकेट चीज 1 रुपए में मिलेगी तो ओरिजिनल 15 रुपीज का प्राइस होगा, 16 में माइनस कर दिए। इनहिबिटरी जीन का रेशियो, वंस अगेन नाउ यूज से क्या होना चाहिए, 13:3 होना चाहिए। अब है सप्लीमेंट्री जीन रेशियो। एक बच्चा 10th में 3-4 बार फेल कर गया, कितनी बार फेल किया, 3-4 बार फेल कर गया, सप्लीमेंट्री एग्जाम से पास किया। एक बच्चा 10th के बोर्ड में 3-4 बार फेल किया और सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया तो पास किया। तो 3 और 4, नाउ यू आर हैविंग 2 फिगर तुमको मालूम हो गया। तो अब 16 में 3 और 4 तुम्हारे पास है, 3-4 बार फेल किया, नहीं ये बोल रहे हैं हम लोग,
तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास किया भैया, तो 4 + 3 7 बच गया 9 9 9। तो कितना हो गया 9:3:4 का रेशियो। तुम लोग को मजा आ रहा होगा, हमको भी मजा आ रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तुम लोगों को कितनी अच्छी चीजें हम याद करा पा रहे हैं। हमको मजा इसी में आता है कि टफ चीजें हम अपने बच्चों को डिलीवर कर दें, और जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद हो जाए, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रटंत विद्या तो महागंदी विद्या, क्योंकि रटंत विद्या इज सटंत विद्या। अब फिर आते हैं हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेटिस। डोमिनेंट एक 3 पे भारी है, एक बलवान 3 पे भारी है भैया। डोमिनेंट एपिस्टेटिस, डोमिनेंट मतलब जानते हैं, एक 3 पे भारी है, ये याद रखना है। एक 3 पे भारी है तो बाकी का फिगर मालूम हो गया। बाकी का फिगर क्या हो गया, मालूम हो गया। 1:3:12। एक 3 पे भारी है, एक 3 पे भारी है, तो डोमिनेंट था। वो कैसा था, डोमिनेंट था। अभी एपिस्टेटिस बाद में समझाएंगे, जब यहां पहुंचेंगे एपिस्टेटिस और हाइपोस्टेटिस की भी कहानी बताएंगे। ये भी कॉन्सेप्शन हमेशा के लिए तुमको याद हो जाएगा। 1:3:12 इज द रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेटिस। अब एक क्या बचा देखो तो, रिसेसिव एपिस्टेटिस। रिसेसिव एपिस्टेटिस ये याद रखना कि जो सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो था 9:3:4, सेम रेशियो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ये रिसेसिव, तो डोमिनेंट और रिसेसिव सप्लीमेंट्री जीन के रेशियो को लो और ऐसे टर्न कर दिए। तो रिसेसिव एपिस्टेटिस, जो बच्चा 3-4 बार फेल किया वो रिसेसिव था, लेकिन पास कर गया, इसीलिए एपिस्टेटिस भी था, है ना। तो 3-4 बार, तो 9:3:4 रेशियो इज ऑल्सो द रेशियो। ये तो दो चीज का रेशियो हो गया, सप्लीमेंट्री जीन के इंटरैक्शन का रेशियो हो गया, और साथ साथ ये रिसेसिव एपिस्टेटिस जीन का रेशियो भी हो गया। नहीं, ये तुमको इतना याद हो गया, तो इतना के लिए तो मेरे पास टेक्निक था, बाकी दो के लिए कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। इतना 1 2 3 4 5 एंड 6 हमको याद हो गया इंटरैक्शन। 7th है क्या भाई, देखते हैं। पॉलीमेरिक एडिटिव, जोड़ने वाला इंटरैक्शन है ना। तो यहां पे रेशियो हम लोगों को 9:6:1 है। इसके लिए कोई टेक्निक नहीं हमारे पास में है। अब पॉली हम लोग याद रखेंगे, मेरिक में रेशियो इज 9:6:1। और फाइनली है कोलेबोरेटिव जीन एक्शन। हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बट एक नाम याद रखना है फिलहाल के लिए, 9:3:3:1 का रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ कोलेबोरेटिव जीन। हम लोग काम करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन पे। 1 2 3 4 हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला जीन इंटरैक्शन कैसा, तो कहेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटसन एंड पुनेट। बैटसन को अंडरलाइन कर दो, और उनके साथ जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनका नाम था पुनेट। तो बैटसन एंड पुनेट नामक साइंटिस्ट स्वीट पी पाइसम सटाइवम नहीं, मटर नहीं, स्वीट पी, जिसको लेथाइरस ओडोरेटस या सेटाइवस भी कहते हैं, है ना। लेथाइरस सेटाइवस या लेथाइरस ओडोरेटस, ये स्पीसीज हो सकता है स्वीट पी का। तो लेथाइरस, तो दूसरा इसमें नीट का क्वेश्चन, पहला ये नीट का क्वेश्चन है लेथाइरस ओडोरेटस, है ना। ये जो प्लांट का नाम था स्वीट पी, इंग्लिश नेम भी पूछ सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज होगी ये बायोलॉजिकल नेम पूछेगा। और हम लोग क्या जान चुके हैं कि एक चीज दोनों मिलके ना रेगुलेट करेगा, पूरे घर को चलाने के लिए मम्मी और पापा दोनों का रोल था। यहां भी फ्लावर के कलर में पर्पल कलर होता है और वाइट कलर होता है, लेकिन पर्पल कलर होने के लिए दो जीन इंटरैक्ट करके टुगेदर, एक होने पे नहीं चलता घर, एक कलर होने पे, एक जीन होने पे पर्पल कलर नहीं होता। और कौन सा दो जीन था, तो साइंटिस्ट बैटसन एंड पुनेट उनका नाम रखे सी जीन एंड पी जीन, सी जीन एंड पी जीन। तो ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में सी जीन और पी जीन दो नाम रख दिए, ठीक है। दोनों सुनने में चाइनीज नाम लग रहा है, सी जीन पी जीन नहीं, सुनने में कैसा लग रहा है, चाइनीज नाम लग रहा है। तो याद रखेंगे सी एंड पी आर टू जीन, सी जीन पी जीन, सी जीन पी जीन, ऐसे याद रखेंगे।
किस प्लांट में देखा गया? स्वीट पी में देखा गया। स्वीट पी का बायोलॉजिकल नेम याद रखना, लेथाइरस ओडोरेटस। अब आ जाओ, फ्लावर में ये पर्पल कलर इज अ रिजल्ट ऑफ टू जीन इंटरैक्शन। ये दोनों जब जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, कौन दोनों? सी जीन पी जीन, ऐसे याद रखना है ना, सी जीन और पी जीन दोनों जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल होगा। दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट है या रिसेसिव कंडीशन में है तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। दोनों चाहिए पर्पल होने के लिए, घर को चलाने के लिए दोनों चाहिए। कौन कौन? सी और पी। नहीं तो ये हम लोग हो गया सी और पी, ऐसे याद रखना। पेरेंट्स है ना, घर को चलाने के लिए पेरेंट्स चाहिए, तो पी हो गया भैया पेरेंट्स के लिए, और सी क्या हो गया? घर को चलाने के लिए। सी फॉर चलाने के लिए, सी फॉर चलाने के लिए, पी फॉर पेरेंट्स। सी पी दो जीन चाहिए घर को चलाने के लिए, सी है और दोनों पेरेंट चाहिए, तो दो जीन का नाम ये भी पूछ सकता है। कौन कौन सा जीन दे देगा? ए बी सी डी ई एफ, सी एंड पी आर टू जीन। कैसे याद होगा? घर को चलाने के लिए पेरेंट्स चाहिए, तो ये हम लोग जान गए। अब आ जाओ, फ्लावर का कलर, इसको दोनों मिलके फ्लावर के कलर को डिसाइड कर रहा था। तो इन एब्सेंस ऑफ वन, अगर सी नहीं है कैपिटल, डोमिनेंट स्टेट में नहीं है सी, या पी, ये भी दोनों में कोई एक भी नहीं है, या दोनों नहीं है, तो फ्लावर का कलर वाइट हो जाएगा। तो दो वाइट फ्लावर के केस को लेते हैं। जैसे एक वाइट फ्लावर लिखे, कैपिटल सी स्मॉल पी। हम लोग क्या हम लोग ये वाइट क्यों हो गया? क्योंकि इसको पर्पल होने के लिए मिनिमम 1 कैपिटल पी और 1 कैपिटल सी चाहिए था। सी तो कैपिटल फॉर्म में है, लेकिन पी हम लोग स्मॉल लेटर से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये रिसेसिव कंडीशन में दिखा रहे हैं। अब जरा इसको क्रॉस कराते हैं। ये पेरेंट 1 है, P1, और यहां पे चलो पेरेंट 2 कैसा है, इसको क्रॉस का साइन दिखा दिए। पेरेंट 2 है, ये पेरेंट 2 कैसा है जरा देखते जाओ। स्मॉल सी, इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल सी का मतलब हो गया ये जीन रिसेसिव फॉर्म में है और ये जीन डोमिनेंट फॉर्म में है। वंस अगेन पी, तो ये नाम याद रखने का तरीका बता दिए कि घर को चलाने के लिए पेरेंट्स चाहिए, सी फॉर चलाना एंड पी फॉर पेरेंट्स। तो बोथ आर एसेंशियल, दोनों ही जरूरी था। अगर सी और पी दोनों ही जरूरी था, ठीक है। अब देखो, तो व्हाइट फ्लावर, स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी। दूसरा स्मॉल सी कैपिटल पी, ये भी व्हाइट फ्लावर वाला ही हो गया। क्यों? क्योंकि पर्पल होने के लिए कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों चाहिए था। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ साथ तुम लोग भी वर्कआउट करोगे, है ना। हम लोग अब देखते हैं क्या बना। इनके बीच में क्रॉस दिखा के इसके हम लोग अब हम लोग जरा सा इस इंटरैक्शंस को देखते हैं। तो देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग इससे गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, और इससे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल सी एंड कैपिटल पी। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस होता है इन बिटवीन टू गैमेट। तो देखो, तो F1 में कैसा होगा? F1 हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, ये है स्मॉल पी और ये है कैपिटल पी, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब देखो, ये F1 जनरेशन के प्लांट में फ्लावर का कलर कैसा होगा? सब कोई तुम लोग समझ गए, फ्लावर के कलर पर्पल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। क्यों पर्पल हुआ समझ में आ गया? क्योंकि इसमें एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी दोनों ही हैं, बिकॉज बोथ आर रिक्वायर्ड। हम लोग अभी बताए ना कि दोनों की जरूरत है। किस काम के लिए? जब दोनों रहेगा तभी ये पर्पल कलर का फ्लावर आएगा। तो F1 जनरेशन में चाहे जितने भी प्लांट आए होंगे सभी के सभी पर्पल कलर के हो गए। अब हम लोग F2 जनरेशन निकालेंगे। F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। दो F1 को क्रॉस करते हैं। तो F1 को क्रॉस करने का क्या मतलब होता है? F1 के पहले गैमेट बनाएंगे। तो देखो, F1 का पहला गैमेट क्या बनेगा जरा सोचो, यहाँ पे बनाओ हम लोग। C और P, पहला गैमेट कैसा बनेगा? यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल C एंड
कैपिटल P बनेगा। दूसरा गैमेट कैसा बनेगा? कैपिटल C के साथ स्मॉल p बनेगा। तीसरा गैमेट कैसा बनेगा जरा देखते जाना, स्मॉल c के साथ कैपिटल P बनेगा। और चौथा गैमेट कैसा बनेगा? स्मॉल c के साथ हम लोग कहेंगे स्मॉल p बनेगा। ये 4 तरह के गैमेट बन गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सभी गैमेट को लिखेंगे। एक के गैमेट को ऊपर लिखेंगे तो 4 बॉक्स ऊपर बना देते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये छोटा हो गया थोड़ा, इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे हम लोग, ये देखो 4 हो गया, ठीक है। और अब हम लोग पैरेलल लाइन भी लेंगे ना, पैरेलल लाइन भी लेंगे, 1 2, इसको और थोड़ा ऊपर कर लें, नहीं ठीक है, चलो 2 3 एंड 4, फाइनली 4 बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं मेल के गैमेट को हम लोग ऐसे डायरेक्शन देते हैं, कहते हैं वर्टिकली लिखते हैं। फीमेल के गैमेट को हम लोग, यहाँ पे गैमेट मेल हो या फीमेल हो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम लोग प्लेसमेंट शुरू करते हैं। कैपिटल C के साथ कैपिटल P, पहला कैपिटल C के साथ कैपिटल P गैमेट। दूसरा कैपिटल C के साथ स्मॉल p वाला, कैपिटल C के साथ स्मॉल p वाला गैमेट। तीसरा स्मॉल c के साथ कैपिटल P, और फोर्थ स्मॉल c के साथ स्मॉल p। एक के गैमेट को हम लोग कहाँ लिखे, क्लियर हो चुका है। पहले के गैमेट को हम लोग वर्टिकली लिख चुके हैं। अब हम लोग आएंगे सेकंड के गैमेट को हम लोग अब वर्टिकली नहीं लिख के हॉरिजेंटली लिखेंगे। तो फीमेल और मेल को कहाँ कहाँ लिखना मालूम हो चुका। फिर यहाँ पे गैमेट वही हो गया, कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c कैपिटल P एंड स्मॉल c स्मॉल p। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक हम लोग चूंकि बेस जाने हैं हम लोग कि 2 जीन की जरूरत थी, देयर आर 2 जीन, दोनों मिलके पर्पल कलर को डिसाइड कर रहे थे। दोनों जीन कौन कौन से थे? हम लोग बोले घर चलाने के लिए दोनों पेरेंट चाहिए, चलाने के लिए C, पेरेंट के लिए P, C एंड P आर द नेम ऑफ जीन। साइंटिस्ट का नाम बैटसन एंड पुनेट, दोनों मिलके काम कर रहे थे। देखो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, दोनों में एक आते तो ये खोज ही नहीं पाते। 2 साइंटिस्ट, कौन कौन? बैटसन एंड पुनेट। फिर प्लांट का नाम स्वीट पी, देखो नॉर्मली मैंगो एक ही नाम होता है, यहाँ भी 2 नाम, स्वीट पी। नहीं, मजेदार बात हो रही है ना, हर चीज कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे, साइंटिस्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, प्लांट का नाम भी कॉम्प्लीमेंट्री है, और जेनस और स्पीसीज तो कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है। लेथाइरस ओडोरेटस, ये भी हम लोग जान गए, 2 जीन भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, C और P। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी बताए। अब आ जाओ और इनके रिजल्ट को तुम लोग भी अपनी अपनी कॉपी निकालो, अपने अपने कॉपी में बनाओ, और जो हम बना रहे हैं जरा उसको मैच कराना है, हम गलत या तुम गलत। दोनों जन सही होंगे, क्यों गलत होगा? दोनों जन सही होंगे। जरा देखो तो हम लोग कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल P लिखेंगे, कैपिटल C कैपिटल P। इसको लिखो तो कैपिटल C कैपिटल P और एक स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p। अब ये 4 प्लांट तो बन गए। जरा बताओ तो चारों प्लांट में फ्लावर का कलर मालूम हो गया? एक कैपिटल C और एक भी कैपिटल P, ये दोनों जहां मिला फ्लावर का कलर पर्पल हो गया। तो भैया ये चारों के चारों 1 2 3 एंड 4 पर्पल कलर के हो गए। हम पर्पल कलर के चौक से ही इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड लाइन पे आते हैं, कैपिटल C कैपिटल P स्मॉल p। तो फिर हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, कैपिटल C और ये भी कैपिटल C, एक कैपिटल P स्मॉल p। यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल C स्मॉल p, कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल p। अब जरा देखो तो ये फ्लावर तो पर्पल है, क्योंकि एक कैपिटल C और एक कैपिटल P मिलेगा तो ये पर्पल हो जाएगा। लेकिन ये फ्लावर कैपिटल C स्मॉल p वाला, दोनों में से बोले थे दोनों की जरूरत है, दोनों में से एक भी एब्सेंट हो जाएगा तो वाइट हो जाएगा, फ्लावर वाइट से अंडरलाइन कर दिए।
तो ये वाइट हो गया। ये फिर कैपिटल सी कैपिटल पी है, फिर इसको पर्पल कलर से अंडरलाइन करते हैं, पर्पल। ये फिर कैपिटल सी स्मॉल पी है। एक कैपिटल सी और एक कैपिटल सी मिनिमम चाहिए था, नहीं है, तो फ्लावर का कलर वाइट। बाद में देखो ये कलर से हम लोग इजीली काउंट कर लेंगे। तो 2 कॉलम हमारा बन चुका है। थर्ड कॉलम पे आओ और जरा बताओ तो, कैपिटल सी स्मॉल सी है ना, कैपिटल पी एंड कैपिटल पी, इस पे आ जाओ, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, फिर इसमें आ जाओ स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, और फाइनली इसमें आ जाओ स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब इस ब्लॉक पे आ जाओ, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर इस पे आ जाओ कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर इस पे आ जाओ स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, और इसमें आएंगे तो स्मॉल पी। अब फिर हम लोग कलर का सिलेक्शन करेंगे। कैपिटल सी और कैपिटल पी होगा तो फ्लावर एक एक मिल गया, फ्लावर पर्पल होगा। कैपिटल सी एंड कैपिटल पी होगा तो फ्लावर पर्पल होगा। कैपिटल सी एंड कैपिटल पी होगा तो फ्लावर पर्पल होगा। कैपिटल सी है लेकिन एक भी कैपिटल पी नहीं है, फ्लावर वाइट होगा। यहाँ भी देखो कैपिटल सी और कैपिटल पी है, फ्लावर पर्पल कलर का होगा। कैपिटल सी स्मॉल पी है, फ्लावर किस कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। तो ये वाइट हो गया। अब ऊपर वाले में चलो, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी फ्लावर वाइट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल सी और पी दोनों चाहिए, और इसको देखेंगे ये भी वाइट हो गया। तो अब देखो जरा 16 प्लांट हमको दिख रहा है, इस 16 प्लांट में कौन कितना कैसा दिखना चाहिए, ढूंढते हैं जरा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, 9 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे गड़बड़ है कुछ। यस, ये स्मॉल सी है और ये भी स्मॉल सी है, सॉरी यहाँ पे देखो स्मॉल सी है, इसीलिए ये कैसा होगा देखो। तो अब तुरंत हम लोग देखो कैसे, अगर एरर भी आएगा ना तो तुमको तुरंत पता चल गया कहाँ पे एरर था। तो ये स्मॉल सी था, ये भी स्मॉल सी था, तो यहाँ पे डबल स्मॉल सी हो गया, ये भी वाइट कलर का हो गया। तो अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लावर्स आर विथ पर्पल कलर। यहाँ पे लिखेंगे 9 फ्लावर्स आर विथ पर्पल कलर एंड 7 फ्लावर्स आर वाइट इन नेचर। आउट ऑफ 16, तो देखो तो जरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सॉरी राय, ये जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो देखे, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से फिनोटाइपिक रेशियो तो डिफर कर गया ना। कैसे डिफर किया, नॉर्मली अगर हम लोग मेंडल की बात मानते तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता, 9:3:3:1 का मिलता। अब कैसा मिल रहा है, 9:7 का मिल रहा है। तो नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस हमको मालूम हो गया। ये था फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम लोग इसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं और जरा ढूंढते हैं। कैपिटल पी पूरे में खोजो तो कितना है, तो हम लोग कहेंगे कैपिटल सी यहाँ पे लिखते भी हैं और ढूंढते भी हैं। ये तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, यहाँ पे लिखे फिनोटाइपिक रेशियो, और अब लिखते हैं कैपिटल सी स्पेस कहीं पे और अच्छा मिलता है तो हम लोग और अच्छे से लिखते हैं। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिखते हैं कैपिटल पी, ऐसा एक ही प्लांट मिलता है। पूरे में ढूंढ लिए और अब इसको क्रॉस कर दिए, ढूंढ चुके हैं इसको। कैपिटल पी स्मॉल पी, ऐसा कितना प्लांट मिलता है, तो देखो ये दोनों प्लांट ऐसा ही है, कैपिटल पी स्मॉल पी। इसको भी काटे, मतलब इसको अब काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट कर लिए। जीनोटाइपिक रेशियो ढूंढ रहे हैं, वर्कआउट करना है, खोजना है हमको, ऐसा 2 प्लांट मिल गया। चलो फिर आप तो ये ढूंढते हैं कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, इसको भी ढूंढ लिए, ये भी 2 मिला। चलो और कहीं नहीं मिलेगा, ये काउंटेड है, 2 मिला। कैपिटल सी स्मॉल सी
कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल पी 2 मिला। हम लोग क्या देख रहे हैं सेम। और देखो तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये एक, इसको क्रॉस करेंगे, ये काउंट हो गया। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी 2, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी 3, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी 4। एग्जैक्टली मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को फॉलो कर रहा है, 4:1। तो यहां पे आएगा 1:2:2, 4:1:2 एंड 1:2:1। ये हम लोग काउंट करते जाएंगे, वापस जेनोटाइपिक रेशियो वही आ गया, 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। एग्जैक्टली जैसा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस था। तो इस मामले में कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में भी जीनोटाइपिक रेशियो मेंडल के जीनोटाइपिक रेशियो की तरह होता है। फर्क कहां पे आया? फर्क आया फेनोटाइपिक रेशियो में। फर्क कहां पे आया? फेनोटाइपिक रेशियो चेंज, इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1 नाउ वी हैव 9:7 रेशियो। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो हम लोग पूछे, इसमें तुम्हारे नीट में क्या क्या आ सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन वाज स्टडीड इन द प्लांट का नाम याद रखेंगे, स्वीट पी, लेथाइडस और डोरेटस। दूसरा पॉइंट, कौन से साइंटिस्ट इस पे काम किए? बैटसन एंड पुनेट वर्क ऑन दिस। तीसरा प्लांट, हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द पर्पल कलर एंड ऑफ फ्लावर एंड नेम द जीन। नाम बताए। घर को चलाने के लिए दोनों पेरेंट चाहिए, सी एंड पी आर द नेम ऑफ द जीन। दोनों में से एक भी एब्सेंट या रिसेसिव होगा तो फ्लावर का कलर व्हाइट हो जाएगा। जब दोनों डोमिनेंट होंगे तभी फ्लावर का कलर कैसा होगा? पर्पल होगा। तो ये हम लोग पहला इंटरैक्शन देखे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, जहां पे हम लोग डुप्लीकेट जीन के रेशियो को पढ़ेंगे। एक एक करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो, है ना, ये हमको समझ में आ गया। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, और अभी जो हम लोगों ने देखा वो था कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मूव करेंगे। थैंक यू। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हमारा हेड टॉपिक वही है। अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दूसरे जीन नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। पहले वाला जो जीन इंटरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा वो था कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो। अब यहाँ पे है नाम डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। इसको भी हम लोग अब देखेंगे, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग अभी जो जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मैंने आपसे बताया कि ये जो 4 अभी हम लोग इंटरेक्शन पढ़ेंगे, चारों ही एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। मतलब ये पोर्शन आपका एनसीईआरटी के आगे का है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर जितनी चीज़ें पढ़नी हैं उनका पार्ट है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कतई नहीं आएगा। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं 12th का तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड में तो रेस्ट्रिक्टेड होंगे सिलेबस, यहाँ पे एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं ही आएगा। लेकिन अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नीट के एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिए। नीट के एग्ज़ाम में कई सालों से इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले 2018 में भी ये चैप्टर, ये सिलेबस आया था, इसका पार्ट आया था। हर साल कोई ना कोई इंटरैक्शन या इसके प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो पोर्शन पूछा जा रहा है ना। तो ये कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आज हम लोग अभी चलेंगे इस क्लास में डुप्लीकेट जीन के बारे में बताना शुरू करते हैं। डुप्लीकेट जीन, ये जो वर्कआउट किया गया ये किस प्लांट में किया गया? उस प्लांट का नाम था कैप्सेला बर्सा। इसको शेफर्ड पर्स कहते हैं। और अगर तुमको देखना हो तो तुम अभी YouTube पे ये क्लास निकाल के देखो, घास की तरह ये प्लांट होगा, शेफर्ड पर्स कहते हैं, और छोटे छोटे उसमें फ्रूट लगे हुए होंगे। तो ये शेफर्ड पर्स कहलाता है। और जो फ्रूट होता है उसका टाइप होता है, फ्रूट का टाइप होता है, जैसे हम लोग जब फ्रूट वाले मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में तुम देखोगे मेरे क्लास में कि फ्रूट में एक टाइप होता है, हम लोग इसको कहते हैं कैप्सूल फ्रूट, है ना। प्लांट का नाम पूछ सकता है, किस प्लांट में ये ऑब्जर्व किया गया? शेफर्ड पर्स इसका बॉटनिकल नेम होगा, कैप्सेला बर्सा, कैप्सेला बर्सा, दिस इज बायोलॉजिकल नेम। कई बार
बायोलॉजिकल नेम एग्जाम में पूछ देता, तो जितने इंपॉर्टेंट वर्क है ना इनका तो बायोलॉजिकल नेम आपको याद रहना ही चाहिए। तो बायोलॉजिकल नेम हो गया कैप्सेला बर्सा, इंग्लिश नेम हो गया कैप्सेला शेफर्ड पर्स, और यहाँ पे जो हम लोग इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है डुप्लीकेट जीन के रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। रेशियो हम लोग अभी वर्कआउट करेंगे, बनाएंगे, मेरे साथ साथ आप भी बनाएंगे और हम भी बनाएंगे। तो दोनों जने बैठ के बनाएंगे, हम भी बना रहे हैं और आप भी बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे? जब हम ये फंडामेंटल पॉइंट्स आपको डिस्कशन कर देंगे, इसके बाद आप बनाना शुरू करेंगे। और बनाने के बाद दोनों हम लोग अपने अपने रिजल्ट को मैच कराएंगे। आप अपने रिजल्ट को मेरे साथ और मेरा जो रिजल्ट होगा वो आपके साथ मैच होगा, और इसी में हम लोग इसके कैरेक्टर को सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे बताया शेफर्ड पर्स, है ना, डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन इज स्टडीड इन। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन इज स्टडीड इन। हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो होगा शेफर्ड पर्स। शेफर्ड पर्स के बारे में हम लोग क्या आपसे बता चुके हैं? शेफर्ड पर्स का बॉटनिकल नेम पूछ सकता है। शेफर्ड पर्स का बॉटनिकल नेम होता है कैप्सेला, है ना, बर्सा। और ये जो हम लोग शेफर्ड पर्स की बात कर रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले कि ये प्लांट में हम लोग क्या चीज़ देखने जा रहे हैं। तो इस प्लांट में हम लोग फ्रूट के शेप को स्टडी कर रहे हैं। किसको शेप को स्टडी कर रहे हैं? फ्रूट के शेप को स्टडी कर रहे हैं। फ्रूट का शेप कैसा कैसा हो सकता है? तो कहेंगे फ्रूट का शेप, ये जो हम थोड़ी देर के लिए हटते हैं ना, ये आप अपना शॉट ले लिया कीजिए इस पे, है ना। तो उसमें क्या होगा ना, आप थोड़ा सा शॉट ले सकते हैं अपना। तो आपके पास में दोनों कंटेंट रहना चाहिए। तो फ्रूट का हम लोग शेप बना के रखें। एक ट्राइंगुलर होता है, दूसरा टॉप शेप्ड होता है। टॉप मतलब होता है लट्टू, है ना। आप लोग सब कोई खेलते होंगे, बचपन में हम लोग भी खेलते थे। लट्टू का शेप का फ्रूट्स होता है, ऐसे फ्रूट को शेप को टॉप शेप्ड कहेंगे। और दूसरी तरफ लिखे हैं ट्राइएंगुलर, ट्रायंगल, जैसे सिंघाड़ा खाते हैं ऐसा जो शेप होता होगा, ये हो गया ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप और टॉप शेप दो तरह के शेप वाले इसमें फ्रूट्स पाए जाते हैं। एंड टाइप ऑफ फ्रूट इज कैप्सूल। तो एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है अभी तक। अब आ जाओ इस पूरे कैरेक्टर को, शेप ऑफ, ध्यान से समझना, शेप ऑफ, किसका शेप? शेप ऑफ कैप्सेला बर्सा, और या बोल सकते हैं फ्रूट के शेप को कंट्रोल करने के लिए हाउ मेनी जीन्स आर देयर। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन हैं। बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का। 2 इंडिपेंडेंट, देखो सभी के केस में 2 जीन मिल रहे होंगे, क्योंकि सभी में ये जो 4 हम लोग अभी क्रॉस देखेंगे ना, सभी में 2 पेयर ऑफ जीन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो का डिफरेंस होगा, है ना। डेविएशन जो आ रहा है, तो इसका मतलब देयर आर 2 जीन। इसी से पता चल गया। पहले वाले का तरीका बताए थे, क्या क्या बताए थे हम लोग? दो लोगों की ज़रूरत थी, है ना। तो C और P 2 जीन का नाम लिए थे। डुप्लीकेट जीन में हम लोग आ गए हैं, और अब जो जीन का नाम ले रहे हैं, कन्वेंशनल टर्म यूज कर रहे हैं, A and B। तो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन है, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B। तो देयर आर 2 जीन। अब ये दोनों जीन क्या करते हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? शेप ऑफ द कैप्सूल को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों जीन शेप ऑफ द कैप्सूल को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब तुमको ये भी एक बात जानना, देखो जो वर्कआउट हुआ ना, जब साइंटिस्ट लोग काम करना शुरू किए, तो उनके काम के रिजल्ट को सिर्फ जानेंगे तो नहीं होगा। काम के पीछे जब वो वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या था, पहले उनको क्या दिखता है। अब हम बोलेंगे ये दोनों जीन अगर अकेले हैं तो भी, दोनों मिल गए तो भी, अपने डोमिनेंट फॉर्म में, ध्यान से समझना, A and B आइदर इंडिविजुअली or together, either in homozygous condition or in heterozygous condition, but in dominant form, produces, ध्यान से समझना, produces कैसा? triangular, produces triangular capsule fruit। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब निकालेंगे।
ए और बी दो जीन हैं, दोनों मिलके एक ही चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? वो शेप को। किसके शेप को? तो कहेंगे फ्रूट के शेप को कंट्रोल कर रहे हैं। ए अकेला अगर है डोमिनेंट फॉर्म में, फिर भी फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर। बी अकेला है, फिर भी फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर। और दोनों हैं तो बड़ी अच्छी बात भैया, दोनों हैं तो फिर भी ये ए और बी दोनों मिलके फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही होगा। ये समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया ना तो आगे बहुत इजीली हम लोग वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस एक तरह से देखेंगे, क्योंकि दो हम लोग जीन के पेयर को लेके चलेंगे। तो क्या इसका जीनोटाइप होगा और क्या इसका फेनोटाइप होगा, F1 में और F2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये दो बेसिक पॉइंट समझ में आ गया। ऑल जीनोटाइप हैविंग डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चलो यहाँ पे लिखते हैं, नीचे में स्पेस है। ऑल जीनोटाइप हैविंग डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ, हमारे पास एलील है ए और बी। यही दो जीन था। जीन के पेयर को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एलील कहते हैं। आइदर ऑफ दिस जीन, आइदर ए और बी और बोथ, अगर सिर्फ ए है, ऐसे है, तब भी ये ट्रायंगुलर होगा। अगर सिर्फ बी है कैपिटल और ए है स्मॉल, फिर भी ये ट्रायंगुलर होगा। एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल बी है, दूसरा भी कैपिटल बी है, फिर भी ये क्या करेगा? ट्रायंगुलर भी होगा। मतलब आइदर वन। अब ऐसा करो, ए बी। अब देखो सिर्फ एक ही कैपिटल है, मतलब ए अकेला जीन है, फिर भी ये ट्रायंगुलर ही होगा। मतलब एक कैपिटल बी है, बाकी सभी कैसे हैं? बाकी सभी हम लोग करो, ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ही कैपिटल बी है, फिर भी इस फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही होगा। इससे क्या तुमको समझ में आया कि आइदर ए और बी और बोथ व्हेन प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, ए डोमिनेंट फॉर्म में हो अकेला, बी डोमिनेंट फॉर्म में हो अकेला, ए बी डोमिनेंट फॉर्म में हो अकेला, सभी केसेस में ये शेप कैसा होगा? क्लियर हो गया? ये शेप हमेशा ट्रायंगुलर होगा। तो इसके फेनोटाइप को देखना है और इसके जीनोटाइप को देखना है। अब यहां से शुरू करो, तुम लोग भी अपनी कॉपी निकालो और यहां से शुरू करेंगे वर्कआउट। अब तक क्या बताया? अब तक जो बताया, द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन, ये इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन टू जीन। दोनों ही जीन नॉन एलिलिक हैं। कैसे हैं? नॉन एलिलिक का मतलब बता दिए हैं। आइदर दे आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम बट टू डिफरेंट लोकी विथ टू डिफरेंट कैरेक्टर, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर वाले जीन थे। और दे आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं तो भी ये नॉन एलिलिक हो जाएंगे। तो नॉन एलिलिक जीन का दूसरा इंटरैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन। दो प्लांट हम लोग लिए, इसको P1 और P2 कर दो, पेरेंट 1, और इसको कर देते हैं पेरेंट 2। कैसा था ये प्लांट? किसका है? शेफर्ड पर्स का प्लांट है। किसका प्लांट है? शेफर्ड पर्स नामक प्लांट है। शेफर्ड पर्स है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, देखो जरा शेफर्ड पर्स के बारे में। ये जो शेफर्ड पर्स प्लांट है, इसमें जो फ्रूट का टाइप था वो कैप्सूल टाइप होता है। कैप्सूल जो है ना, ये फ्रूट का टाइप है। ड्रूप, बेरी, पेपोपोर्म, हेस्पेरिडियम, कैप्सूल, ये सब के सब टाइप हैं। तो चूंकि अब के सिलेबस में इतना तुमको नहीं पढ़ना है, तो हमने क्या किया, हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में इसको फ्रूट को कंसाइज किया, लेकिन जो बेसिक बातें थी उनको हमने हटाया नहीं। बेसिक कैरेक्टर से हम छोटे छोटे पॉइंट्स बता के उसको हम लोग बता दिए। तो कैप्सूल पे हम लोग आ गए। कैप्सूल इज ए टाइप ऑफ फ्रूट, यहाँ पे लिख दो ताकि आगे तुमको कभी भी दिक्कत नहीं हो। इट इज ए टाइप ऑफ फ्रूट। चलिए अब हम लोग देखो, पेरेंट हमारे पास दो हैं, इन दोनों पेरेंट को क्रॉस कराते हैं और F1 के बाद F2 निकालेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जो वर्क किए थे वो और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो दोनों देखते हैं सेम है या नहीं है, है ना।
लेकिन यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, यहाँ हम लोग पहले ही से ही जान चुके हैं कि मेंडल के वर्क का डेविएशन मिलने जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे करके डेविएट करेगा, देखते जाना कैसे। सबसे पहले देखना, इससे जो गैमेट बने, हमेशा बताए हैं ना कि देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट। कभी भी दो पेरेंट के बीच में क्रॉस नहीं होता है, क्रॉस होता है इन बिटवीन टू गैमेट। हमेशा क्रॉस किसके बीच में होता है, इन बिटवीन टू गैमेट। तो इससे जो गैमेट बना, ये बना स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और इससे जो गैमेट बना वो बना कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। दो गैमेट बन गया। अब दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ तो F1 बना कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1 बन गया भाई। F1 के प्लांट में फ्रूट का कैरेक्टर तुम बता दो, देख के ही समझ में आ गया। चूंकि एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी है, अकेला ए भी रहता तो भी फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही होता। इसीलिए ऑल द प्लांट, F1 में मान लो 100 प्लांट्स बन गए, ऑल द प्लांट्स विल कैरी, जितने भी प्लांट हैं सब में, जितने भी प्लांट्स बने होंगे सभी में फ्रूट का शेप कैसा हुआ होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाले सारे के सारे फ्रूट्स प्लांट्स में फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर F2 सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। F1 हमको याद हो चुका है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F2 हम लोग जान गए हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन में दो F1 के बीच में क्रॉस कराएंगे। किसके किसके बीच में क्रॉस कराएंगे? नाउ देयर विल बी ए क्रॉस बिटवीन टू F1। जैसे ही दो F1 के बीच में क्रॉस कराएंगे तो एक के गैमेट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, दूसरे के गैमेट को टॉप में लिखेंगे, और फिर उस चेकर बोर्ड के क्रॉस को भर के रिजल्ट देखेंगे। तो पहले हम लोग गैमेट बना लेते हैं भाई। पहला गैमेट क्या बनेगा, एक कलर चॉक ले लेते हैं, ए और बी। दूसरा क्या बनेगा, ए और स्मॉल बी। तीसरा क्या बनेगा, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। और चौथा क्या बनेगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। चार तरह के गैमेट बन गए, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक के गैमेट को पहले तो ये बोर्ड बना दो, चेकर बोर्ड इसको हम लोग कहते हैं, ये बना दिए हम लोग, है ना। ये फर्स्ट ले लिए, ये सेकेंड कॉलम ले लिए, तो 1, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पेरेंट लेंगे 1 2 3 एंड 4, ये कॉलम हम लोग बना दिए। अब गैमेट कौन कौन सा बना तुमको पता चल गया। पहला गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा बना कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा बना स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी। ये चार तरह के गैमेट बने। तो जितने भी प्लांट होंगे गैमेट का टाइप तो यही बनेगा, 2 to the power n। हम लोग फार्मूला भी बता दिए थे और ये बता भी चुके थे कि कैसे गैमेट बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं जरा देखो तो, एक के गैमेट को लेफ्ट हैंड साइड में शुरू करते हैं, 1 2 3 4, है ना। ये हम लोग एक के गैमेट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, दूसरे के टॉप में लिखेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी। पेरेंट, दूसरा पेरेंट है ये, यहाँ पे मेल के गैमेट को लिखते हैं। ये हम लोग बार बार बता चुके हैं, मेल के गैमेट को हमेशा हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो बोलेंगे दे आर ऑलवेज रिटन ऐसे वर्टिकली, एंड फीमेल गैमेट्स आर टेकन हॉरिजेंटली। तो इसमें लिखे ए बी। अब तुम बोलोगे सर गैमेट में तो कोई अंतर नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि जेनेटिकली दोनों गैमेट एक से हैं, लेकिन ये मेल और फीमेल वाले क्वेश्चंस तो मेडिकल में जब आएंगे तो यहाँ पे हमको ये याद रहना चाहिए, हमेशा नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है, हमें याद रहना चाहिए कि ये जो गैमेट होंगे ये कैसे होंगे। तो ये ए बी हो गया, एक ए स्मॉल बी हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी हो गया, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी हो गया। यहां तक तुम्हारा भी सही होगा, मेरा भी सही होगा। अब हम लोग दोनों क्रॉस करेंगे, मतलब दोनों बैठेंगे, हम अपना बना रहे हैं, तुम अपने अपने कॉपी में बनाओ, और बनाने के बाद हम लोग फिर रिजल्ट को मैच करेंगे। तो देखते हैं, पहला केस मिला डबल ए कैपिटल एंड डबल बी कैपिटल, और ये प्लांट हमको ट्राईएंगुलर ही मिला। मतलब इसमें जो फ्रूट्स होंगे, चूंकि एक भी ए कैपिटल होता या बी कैपिटल होता तो फ्रूट का शेप ट्राईएंगुलर ही होता।
दूसरा प्लांट कैसा मिला, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहाँ पे हम लोग फिर स्पेस को यूज़ करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालना है, पहले फेनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं। जरा देखो ये प्लांट हम लोग यहाँ पे देखे, ये प्लांट में भी कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो जो जो ट्रायंगुलर मिल रहा है उसको टी लिख देते हैं भाई। इसको क्या लिख दिए, टी लिख दिए, इसको भी टी लिख दिए, मतलब ये ट्रायंगुलर मिला। चलो तो तीसरा प्लांट निकालेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी। ये प्लांट कैसा मिला, फिर से देखो और बताओ ये प्लांट कैसा मिला। वंस अगेन इट इज ए ट्रायंगुलर, क्योंकि एक भी कैपिटल ए होता या बी होता तो फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही होता। यहाँ तो 3 लेटर्स डोमिनेंट शो हो रहे हैं। फिर चौथे शेप में आ गए हम लोग, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए ले लिए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी ले लिए। ये प्लांट भी हमको पता चल गया, ये भी ट्रायंगुलर प्लांट है। हम लोग देखो फर्स्ट स्टेप में मेल और फीमेल के गैमेट के बीच में क्रॉस करा है, क्या मिला हम लोग को, ऑल द प्लांट्स आर ट्रायंगुलर, मतलब जितने प्लांट्स थे सभी के फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर मिला। अब फिर चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, हम लोग सेकेंड स्टेप लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये प्लांट भी ट्रायंगुलर ही हो गया। फिर आएंगे कैपिटल ए, स्मॉल बी, है ना ये प्लांट। फिर आ जाओ कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। फिर आ जाओ कैपिटल ए, स्मॉल बी। ये जितने प्लांट हम लोग लिए सभी के सभी कैसे हो गए, देखो सभी के सभी हम लोग ट्रायंगुलर लिख दिए। क्यों ट्रायंगुलर लिए समझ में आ गया होगा, क्योंकि सभी में जरा ध्यान से देखो एक ना एक लेटर डोमिनेंट है, एक ना एक लेटर कैसा है, डोमिनेंट है, तो ये ट्रायंगुलर हो गया। फिर हम लोग नीचे वाले में आते हैं, जरा सा नीचे वाले को देखते हैं, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। फिर आ जाओ यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। एक ट्रेंड है, ये ध्यान रखना, देयर इज अ ट्रेंड व्हाइल वी राइट इट, कैपिटल लेटर वाले लेटर्स को पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लोग स्मॉल लेटर वाले को लिखते हैं। ये एक ट्रेंड हमारा है, इसको फॉलो करते हैं हमेशा। फिर आ जाओ स्मॉल ए, कैपिटल बी, यहाँ पे आ जाओ स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और लास्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अब देखो ऑल 16 प्लांट्स वी हैव डिराइव्ड, हम लोग सारे प्लांट्स को डिराइव कर लिए। क्या देख रहे थे, यहाँ भी देखो ए और बी है, मतलब एक भी ए होता और बी होता। क्यों, यहाँ ये फंडामेंटल कैरेक्टर हम लोग शुरू में ही पढ़े, आइदर वन डोमिनेंट और either one gene A in dominant form or the second one gene B in dominant form or both in dominant form। कोई भी हो, एक भी हो या दूसरा हो या दोनों हो, इसके चलते फ्लावर का, इसके चलते फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही हो रहा है। देखो ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर, सबका बन रहा होगा, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। लेकिन ये एक प्लांट ही ऐसा मिला जो टॉप शेप्ड था, ये था लट्टू के आकार का टॉप शेप्ड, ये इसका शेप चेंज हो गया और ओनली दिस बिकम टॉप शेप्ड। तो ये जो 16 प्लांट हमको मिले, इसका फिनोटाइपिक रेशियो हमको मालूम हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब मॉर्फोलॉजिकल रेशियो हमको कैसा मिला, PR फिनोटाइपिक रेशियो। 15 प्लांट्स में फ्रूट का टाइप कैसा मिल गया, ये मिला ट्रायंगुलर कैप्सूल। और वन प्लांट में फ्रूट का टाइप कैसा मिला, तो बोलेंगे पहला प्लांट क्या बताए, 15 प्लांट्स में ये मिला ट्रायंगुलर और वन प्लांट में मिला टॉप शेप। सो फिनोटाइपिक रेशियो बिकम 15:1, 15:1। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम लोग इसको याद करने के लिए तरीका बताए थे, ओरिजिनल चीज़ का और अगर डुप्लीकेट
₹1 में मिल रही है तो उसके ओरिजिनल का दाम 15 रुपीज़ होगा। और वो भी क्या, एक पर्स लेने गए थे, शेफर्ड पर्स। देखो नाम याद करने का तरीका, एक पर्स खरीदने गए, ओरिजिनल कंपनी का लेते तो 15 रुपये लगता, डुप्लीकेट उसी का ले लिए, ₹1 में मिल गया। तो 1:15 इज द रेशियो ऑफ duplicate gene interaction. Duplicate gene interaction is observed in Shepherd purse. Shepherd purse is also known as, आंसर देंगे, Capsella bursa. फाइनली जीनोटाइपिक रेशियो। अब जरा सा जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग, इसके लिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो के लिए यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं और जरा देखो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। पहला लिखते हैं ए और बी। हम लोग ऐसा 4 कॉलम बनाएंगे 16 के लिए। हम लोग ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद क्रॉस भी करेंगे। ऐसे कितने प्लांट मिले, आउट ऑफ 16 पूरा ढूंढना शुरू किए, कहीं और ऐसा दूसरा प्लांट नहीं मिला, ये काउंट कर लिए और अब इसको ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, मतलब वी हैव काउंटेड इट। दूसरा प्लांट देखो, AA कैपिटल B स्मॉल b यहाँ भी है और AA कैपिटल B स्मॉल b यहाँ भी है, मतलब ये जो जीनोटाइप होगा ऐसा 2 होगा, 2। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग AA कैपिटल B स्मॉल b, ऐसा कितना प्लांट मिला, 2 मिला। दोनों को काउंट कर लिए और क्रॉस भी कर दिए। अब हम लोग थर्ड प्लांट पे आते हैं। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, इसको काउंट करना है, ऐसा और कहीं पे मिला, यहाँ पे मिल रहा, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b। वंस अगेन ऐसा कितना प्लांट मिला, 2 मिला। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल कैपिटल B है ना, ऐसा कितना प्लांट मिला, 2 प्लांट मिला, है ना, ऐसा 2 प्लांट मिला हमको। फिर हम लोग आते हैं कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, ऐसा 1 प्लांट ये मिला। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b 2, थर्ड 3 एंड 4, ये चारों के चारों प्लांट हमको कैपिटल A, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, ऐसे कितने प्लांट मिले, 4 प्लांट हो गए। तो देखो हम लोग ऐसे क्रॉस करते जा रहे हैं ना, तो हमको काउंट करने के समय दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे फिर आ जाओ, अब इस प्लांट को देखना है, कैपिटल A स्मॉल b, ऐसे कितने प्लांट मिलेंगे। तो पहले लेटेस्ट लिखेंगे कैपिटल A स्मॉल b, ऐसा ढूंढेंगे, पूरे में ढूंढ लिए, कहीं भी ऐसा और दूसरा नहीं मिला, ऐसा एक ही प्लांट मिला, 1 प्लांट, इसको भी क्रॉस करेंगे। अब आएंगे इस वाले पे, कैपिटल A स्मॉल b, ये देखो कैपिटल A स्मॉल b, फिर ये प्लांट 2 मिला, इसको पहले लिखेंगे फिर क्रॉस करेंगे, है ना। पहले लिखेंगे कैपिटल A स्मॉल b, ऐसा कितना प्लांट मिला, 2 प्लांट मिला। दोनों को क्रॉस करेंगे भाई, दोनों को क्रॉस कर दिए, ये भी क्रॉस किए, ये भी क्रॉस किए। अब आ गए हम लोग किस प्लांट में, तो ये देखो स्मॉल a कैपिटल B, इन चारों में देखो, यहाँ तक सबको काउंट कर चुके हैं। स्मॉल a कैपिटल B, सिर्फ और सिर्फ ओनली वी गेट 1 प्लांट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्मॉल a कैपिटल B, वी हैव ओनली 1 प्लांट, इसको भी क्रॉस कर देंगे, काउंट कर लिए। फिर आएंगे स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, वंस अगेन दे आर 2 प्लांट, इसको भी क्रॉस किए और यहाँ पे लिखे स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, नाउ वी हैव 2 प्लांट्स। और फाइनल फिगर इज स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। तो देखो क्या मिला, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो में तो बहुत ज़बरदस्त डेविएशन आया, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो देखो 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1, वही रह गया जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप था। मतलब whenever there is interaction of gene, एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे नीट का, whenever there is a gene interaction non allelic, they differ in phenotypic ratio, क्वेश्चन आ सकता है they only differ in phenotypic ratio, they only differ in genotypic ratio, they differ in both of them and और देखो none of these। तो हमेशा आंसर क्या होगा, they always differ। हम लोग 2 केस देख लिए ना, दोनों में जीनोटाइपिक रेशियो वही आया है,
दोनों में क्या हुआ है, जीनोटाइपिक रेशियो वही आया। फिनोटाइपिक रेशियो था फर्स्ट वाले में 9:7 आया था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो कैसा आया था, 9:7 आया था, और यहां पे कैसा आ रहा है, 15:1 आ रहा है। सो देयर इज अ डेविएशन इन फेनोटाइपिक रेशियो, नॉट इन जीनोटाइपिक रेशियो, बिकॉज जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन सेम. This was the ratio in dihybrid cross also, 1:2:2, 4:1:2, and 1:2:1. This was the cross in dihybrid cross or Mendelian cross. So even a case of non-allelic interaction shows what shows that their genetical ratio is remain same. The change is in phenotypic ratio. कहाँ परिवर्तन आया है, phenotypic ratio में परिवर्तन आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, genotypic ratio में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन का एक ऑप्शन आ सकता है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन आ सकते हैं तुमको पता चल गया है। तो ये हमारा एक छोटा सा फिर टॉपिक तुम्हारा हुआ। ये देखिए डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन। अब हम लोग फिर आएंगे, तो हम लोग चार अभी हम लोग देखेंगे, रिसेसिव एपिस्टेटिस एंड फिर हम लोग देखेंगे डोमिनेंट एपिस्टेटिस। ठीक है, तो ये चार हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से दो हम लोगों ने अभी देखा, दो और हम लोग अभी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास।